नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद। गाय को भोजन कराने से, गाय की पीठ पर हाथ फेरने से, गौशाला में सेवा करने से मजबूत होंगे 9 ग्रह। सिर्फ शास्त्र ही नहीं बल्कि साइंस ने भी गाय को सबसे सर्वश्रेष्ठ और बहुमूल्य माना है। गाय के गोबर, गौमूत्र से लेकर गाय का दूध बेहद पवित्र और अनमोल है। ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको गाय और 9 ग्रहों के बीच का कनेक्शन समझाएंगे। कैसे गाय की सेवा करने से और अलग अलग चीजें खिलाने से आपकी कुंडली में बैठे 9 ग्रह आपको शुभ फल दे सकते हैं। इसी से जुड़ा है आज का हमारा ये टॉपिक। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066522415। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं कि शास्त्रों में गाय के महत्व की। पंडित जी से हम जानेंगे कि क्या शास्त्रों में कही गई ये बात सच है कि गाय के हर अंग में देवताओं का वास है। पंडित जी, सच में ऐसा होता है क्या? यही सच है, परम सच है। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजयमतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। धेनु गाय को कहते हैं। गाय की रक्षा के लिए ही तो भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं। अगर पृथ्वी पर मानव रूप धारण करते हैं तो उसमें गाय, ब्राह्मण, देवता और ऋषि मुनि, इनकी रक्षा के लिए तो भगवान पृथ्वी पर आते हैं। और उनके पृथ्वी पर आने का प्रयोजन क्या है? जब जब होई धर्म कई हानि बाढ़ई असुर महाअभिमानी करई नीति जाई नहीं बरनी सीदहि विप्रधेनु सुरधरनी। तब तब हरिधरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, असुर अनीति करते हैं, सीदहि विप्रधेनु सुरधरनी। ब्राह्मणों को पददलित किया जाता है, गाय की हत्या की जाती है। सीदहि विप्रधेनु, देवताओं के मंदिरों को तोड़ा जाता है। देवताओं की पूजा पृथ्वी पर बंद करने का अभियान चलाया जाता है और धरती पर पापाचार बढ़ जाता है। तब तब हरि धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब यहाँ जो है भगवान किसी न किसी रूप में आकर के विविध रूप धारण करके और इस धरती का भार कम करते हैं। गाय तो सनातन का हृदय प्राण है। भविष्य पुराण में कहा गया है, श्रृंगमूले गवा नित्यम ब्रह्मा विष्णुश्च संसितौ सरग्राग्रे सर्वतीर्थानि अस्थावराणि चराणि च। यो मध्ये महादेव सर्वकारण कारणम ललाटे संसिता गौरी नासा वंशे च खड़मुखम। गाय की सींग की जड़ में ब्रह्मा और विष्णु प्रतिष्ठित हैं। सींग के अग्रभाग में चराचर समस्त तीर्थ प्रतिष्ठित हैं। महादेव सींगों के मध्य भाग में प्रतिष्ठित हैं। गौ के ललाट में गौरी और नासिका के अस्थि भाग में भगवान कार्तिकेय प्रतिष्ठित हैं। सभी तीर्थ और 33 कोटि देवी देवताओं का चलता फिरता विग्रह गाय है। जो व्यक्ति गाय की पीठ पर हाथ फेर देता है, गाय को मच्छर और मक्खियों से बचाता है, गौशाला की सफाई करता है, उसे बहुत पुण्य मिलता है। निष्काम भाव से गौ सेवा करने वाला गौदान के बराबर पुण्य प्राप्त करता है। ऐसा भी कहा गया है कि जो व्यक्ति गाय के पानी पीने में रुकावट बनता है वो महापाप का भागी होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है
कि बैतरणी नदी पार करने का एकमात्र साधन है गाय। शारीरिक रोग हो या मानसिक रोग हो, गौशाला में कुछ देर समय बिताने से स्वास्थ्य में बहुत लाभ मिलता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर कोई चर्मरोगी चर्म रोग से परेशान हो गया है और आधुनिक से लेकर के प्राचीन औषधियां तक उसके ऊपर कार्य नहीं कर रही हैं, ऐसा एक्जिमा, अपरस, सिरोसिस या ल्यूकोडर्मा किसी भी त्वचा रोग का कोई पेशेंट हो, अगर 6 महीने लगातार वो गायों के बीच में रह ले, गाय सेवा कर ले, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ त्वचा रोग, कुष्ठ रोग से उसे पूर्ण रूपेण मुक्ति मिल सकती है। और जानते हैं, अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की धरती पर गाय को सबसे बड़ा धन माना गया है। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। कहते हैं गौधन, गाय को पहला धन माना गया है। भारत की अर्थव्यवस्था में गाय पहला धन है। आज भी समझ लीजिए, अगर आप एक 50,000 की गैया मैया खरीद के ले आइए और अगर आपका जरा सा भाग्य ठीक है, गैया मैया का स्वास्थ्य ठीक है और उनसे एक बछड़ी पैदा हो गई, तो अगले 20 महीने में वो गाय की बछड़ी भी 50,000 की हो जाएगी। और फिर दोनों मिलकर के अगर 2 बच्चे करती हैं तो फिर वो आपका 2 लाख हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। मतलब देखते ही देखते दरिद्र का सफाया हो जाएगा। कोई भी ऐसी योजना सरकार की आज नहीं है जो पैसे को इतना डबल करने वाली है जितना गाय की सेवा से होता है। और गाय का दूध जिस नित्य घर में निकाल करके और शिवलिंग पर नित्य चढ़ाया जाता है, ऐसे घरों में कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। ऐसे घरों में कभी गंभीर बीमारियों का डर नहीं होता है। मैं जब से होश संभाला हूं, मैंने ये देखा कि और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन मेरी माँ रोज शिव मंदिर में गाय का दूध चढ़ाने जाती थी सुबह। और जब तक वो गाय का दूध शिवलिंग पे नहीं चढ़ा लेती थी, तब तक उसके मुंह में कभी अन्न नहीं जाता था। और लगभग मैंने देखा कि 40-45 सालों तक उसकी ये साधना लगातार जारी रही। सुबह नहाने के बाद एक डोलची में सारा सामान लेती थी, इसमें एक लोटिया में दूध भी लेती थी। और आश्चर्य आप मानेंगे कि कभी हमारे यहाँ गाय का दूध नहीं खत्म हुआ। एक गाय निकलती थी तो दूसरी दूध देने लगती थी, दूसरी निकलती थी तो तीसरी दूध देने लगती थी। इसमें 2 बात, पहली बात तो दूध शिव जी को जाता था, तो शिव जी की कृपा से गायें स्वस्थ और अच्छी थी। दूसरी बात, गायों के प्रति अनुराग था, प्रेम था, गायों के प्रति सम्मान था। हमारे पिताजी जो अपने कंधे पर रुमाल रखते थे, उसी रुमाल से गाय को पोछा लगाते थे और वही रुमाल कंधे पे रखते थे। माँ कभी कहती थी कि अरे वही रुमाल गाय को जो साफ करके आया वही रुमाल कंधे पे रख लिए। तो कहते थे अरे तो ये रुमाल तो पवित्र हो गई, गाय को छू लिया तो क्या होता है। तो कहने का मतलब ये है कि गाय को पशु की दृष्टि से मत देखिए। गाय 33 कोटि देवी देवताओं का वास स्थान है। अगर आप गरीबी में झुलस रहे हैं, अगर आपके घर में शादियां नहीं हो रही हैं, आपके घर में बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, आपके घर में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, मेरा कहना मानिए, आप अपने घर के ठीक सामने दरवाजे पर किसी दिन एक गाय ले आइए, देसी गाय, शर्त है देसी गाय, और उसको जाड़ा हो तो गुनगुने पानी से, गर्मी हो तो ठंडे पानी से खूब प्यार से स्नान करवा दीजिए और उसका जल गिरे जमीन पर, थोड़ा सा जल उसको किसी थाली वोली में भी रोक लीजिए और उसको ले जाके अपने घर में छिड़क दीजिए। ये उपाय आप 5 बार कर लीजिए। अगर आपके घर से ऋण, रोग, दरिद्रता तीनों सदा सर्वदा के लिए न विदा हो जाए तो आप कहिए।
करके देखिए। ये ऐसा उपाय है कि इसमें चार आने का आपका कोई खर्च नहीं है। ये उपाय करके देखिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो गाय की महत्वता और उपयोगिता के बारे में आगे भी बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर कैसे गौ सेवा करने से आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले चलिए बात करते हैं मेष राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जानेंगे पंडित जी से। आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों के धन भाव का आय भाव का स्वामी व्यय भाव में बैठा हुआ है शनि, और चंद्रमा से इत्तिसाल कर रहा है। इसलिए आज मेष राशि के जातकों के धन हानि का योग बना हुआ है। आज आपकी पूरे दिन व्यस्तता रहेगी। पिता से बेवजह कुछ अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी नई योजना में निवेश आज आपको नहीं करना चाहिए। जरूरतमंदों में अन्नदान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कि गौ सेवा की। गौ सेवा कैसे हमारे जीवन से दुर्भाग्य को दूर कर सकती है और सौभाग्य को बढ़ा सकती है, यही बता रहे हैं आज आपको पंडित जी। कुंडली में अशुभ सूर्य को शुभ बनाने के लिए कैसे करें गाय की सेवा, आइए जानते हैं। पंडित जी, कैसे अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलें और क्या उपाय है और क्या वो नित्य प्रति करना भी जरूरी है? देखिए, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एकमात्र गाय ही ऐसा प्राणी है जिसके जरिए सभी ग्रहों के ज्योतिषीय उपचार किए जा सकते हैं। इसलिए अब मैं आपको सूर्य ग्रह के लिए गौ माता के ज्योतिषीय उपाय बताता हूँ। अगर कुंडली में सूर्य आपका अशुभ नीच राशि में शनि राहु केतु के साथ है, अगर आप नियमित रूप से गाय को साबुत गेहूं खिलाते हैं भिगो करके, तो सूर्य को बल मिलता है। इससे व्यक्ति के तेज और प्रभुत्व में वृद्धि होती है। रविवार को गाय को गेहूं और गुड़ मिलाकर या गेहूं की रोटी और गुड़ मिलाकर के खिलाने से सब प्रकार के दुर्भाग्य का अंत होता है। कुंडली में सूर्य अगर कमजोर है, अगर उसके अशुभ प्रभाव को समाप्त करना है, तो बछड़े के साथ गाय का दान करने से भी सूर्य को बल मिलता है। लेकिन दान ऐसे व्यक्ति को करिएगा जो ले जाकर के उसका पालन पोषण करे। ऐसे व्यक्ति को दान मत करिएगा जो ले जाकर के रास्ते में ही बेच दे। क्योंकि आजकल लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि लोग पूजा नहीं करना चाहते हैं लेकिन वैकुंठ चाहते हैं, कर्म नहीं करना चाहते हैं लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा अमीर होना चाहते हैं, धार्मिक आचरण नहीं करना चाहते हैं लेकिन सबसे ज्यादा पुण्यात्मा बनना चाहते हैं। तो मतलब कर्म नहीं करना चाहते हैं, प्रमाद बस पूरी उपलब्धि चाहते हैं। तो गाय की सेवा अगर आप करेंगे, गाय की देख रेख अगर आप करेंगे और गाय को प्राणों की तरह मानेंगे, तभी गौ माता आपके लिए वरदान साबित होंगी। जानते हैं, जिस देसी गाय की पूंछ जमीन को स्पर्श करती हो, ऐसी गाय आप अपने घर में रख लीजिए, उसकी सेवा करिए। अगर 1 साल के अंदर आपका दुर्भाग्य न दूर हो जाए तो आप आइए, कहिए मुझसे। मैं मान लूंगा कि मैं मिथ्याभाषी हूं, मैं मान लूंगा कि हाँ मैं असत्य बोलता हूं, क्योंकि ये सब आजमाई हुई बातें आपसे कह रहा हूं। जिस देसी गाय की पूंछ जमीन को स्पर्श करती हो, वो गाय अगर आपके दरवाजे पर है और उसकी सेवा हो रही है, तो सारी रिद्धि सिद्धि आपके यहाँ आ जाएगी। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अशुभ सूर्य को शुभ करने के लिए गौ माता की सेवा के जरिए क्या कुछ करना चाहिए, वो उपाय तो पंडित जी ने बता दिए। अब चंद्रमा को कैसे आप अशुभ से शुभ की तरफ ले जा सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त आपको
हम बताने वाले हैं वृषभ राशि का राशिफल। कैसी रहेगी वृषभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। यद्यपि इस समय आज वृषभ राशि में चंद्रदेव की स्थिति है, लेकिन व्यय भाव का स्वामी मंगल वो दशम भाव में बैठा हुआ है। तो ऐसे में अगर देखा जाए और व्यय भाव का स्वामी मंगल अगर भाग्य भाव में बैठा हुआ है तो बढ़ता हुआ खर्च कहीं न कहीं से आपको मुसीबत में डाल सकता है। बीमारियों पर खर्च, मुकदमे पर खर्च, अनावश्यक खर्च, ये आपके जेब को टाइट कर सकते हैं। हाँ, अब रही बात ये कि आपके नवम भाव का स्वामी एकादश भाव में शनि है, जो आपको काम काज से जुड़ी कोई यात्रा करवा सकता है। ज्यादा गुस्सा रिश्ते बिगाड़ सकता है। अगर आपकी उम्र 50 साल के आसपास है तब आपको सब कुछ छोड़कर आज अपने मां की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है वो कैसे गौ सेवा के जरिए उचित लाभ पा सकते हैं, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जयपुर से हमारे साथ एक कालचक्र की नियमित दर्शक जुड़ गई हैं, नीता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीता जी, बहुत स्वागत है कालचक्र में आपका। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। प्रणाम आपको बहुत बहुत। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे 3 प्रश्न है, जी कृपया जवाब दीजिए। आप मुझे मार्गदर्शन भी करें पंडित जी। जी जी बोलिए। एक तो मेरा लड़का है, उसका जन्मदिन है 12/4/74, जी नागौर राजस्थान, जी शाम को 7:57 पे। जी पंडित जी, वो 16 साल से LA में है, तो उसको ग्रीन कार्ड मिलने वाला है, भी प्रोसीजर में है, तो कब तक मिल जाएगा? उसके स्वास्थ्य और उसके भविष्य के लिए मैं क्या करूं? और उसकी लड़की है पंडित जी, उसका जन्मदिन है 11 अक्टूबर 2004, सुबह 9:38 पे, जोधपुर राजस्थान। उसका भविष्य और उसकी शादी वगैरह के बारे में आप बताइए। और पंडित जी, एक मेरी भांजी है, उसका जन्मदिन है 11 मार्च 2001, सुबह 11:15 बजे। उसकी शादी के बारे में बताइए। देखिए, आपके बेटे के बारे में बता रहा हूं कि आपके बेटे का भाव का स्वामी बृहस्पति, उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी क्रमशः मंगल बुध हैं और उनका इत्तेसाल बृहस्पति के साथ हो रहा है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आपके बेटे का भविष्य बहुत ही मंगलमय है और उन्हें बहुत जल्दी PR मिल जाएगी। इसमें भी कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। 2026 में उनको PR मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। और जहां तक आपने दूसरा प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि शनि और चंद्रमा अभी तृतीय एकादश की स्थिति में हैं। अभी आपकी पोती के विवाह में कम से कम 2 से 3 साल का विलंब बना हुआ है, लेकिन भाग्य और भविष्य दोनों ही उसका अच्छा है और बहुत ही अच्छी लड़की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भांजी के बारे में जो प्रश्न पूछा है, प्रश्न कुंडली के हिसाब से भांजी और भांजे के बारे में उत्तर देने का कोई विधान नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब गाय को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है उनको गाय से जुड़ा कौन सा उपाय करना चाहिए, बताएंगे पंडित जी। पंडित जी बताइए वो महा उपाय और किस तरीके से गौ सेवा करें कि जो चंद्रमा कमजोर है वो मजबूती की तरफ बढ़ सके। देखिए, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और चंद्रमा सफलता असफलता का कारक ग्रह है। गीता में तो साफ लिखा है, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण भी मन है और उस मन को प्रभावित करता है चंद्रमा। ऐसे लोगों को
जिनका चंद्रमा कमजोर है, वृश्चिक राशि में है, वृश्चिक नवांश में है, शनि के साथ है, शनि से दृष्ट है, राहु के साथ है, केतु के साथ है, राहु केतु से युक्त है या दो पापक ग्रहों के मध्य है, उनको रात को सोते समय गुनगुना गाय का दूध जरूर पीना चाहिए और सुबह खाली पेट गाय के दूध से बना मक्खन थोड़ा सा खाना चाहिए और शरीर में कैल्शियम की इससे पूर्ति होगी। राहु और शनि जैसे ग्रहों के कारण क्षीण हुआ चंद्रमा अशुभ फल नहीं देगा। और हाँ, अगर बहुत कुछ अच्छा चाहते हैं तो गाय का मक्खन बना करके मिश्री के साथ अगर सुबह सुबह लड्डू गोपाल को भोग लगाना शुरू कर दीजिए और लड्डू गोपाल में ही अपने भगवान का मतलब कि पूरा आस्था कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए, तो निश्चित रूप से चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य होगा वो नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य का उदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो गौ सेवा के जरिए सूर्य और चंद्रमा को कमजोर से मजबूती की तरफ ले जाने के महाउपाय तो पंडित जी ने आपको बता दिए। और अब बात करते हैं मिथुन राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा मिथुन राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, वैसे तो आपके राशि में बृहस्पति की स्थिति है, आपको भी पता है। बृहस्पति बकरी होकर के 21 अंश 10 कला पर इस समय आपके राशि में गोचर कर रहा है और आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय व्यय भाव में बैठा हुआ है और आपके आय भाव का स्वामी मंगल वो आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। तो किसी पुराने निवेश से आपको धन लाभ होने की संभावना है। 10-5 साल पहले आपने कोई जमीन खरीदी होगी, 10-5 साल पहले कोई आपने पैसा लगाया होगा किसी काम में, उससे आपको धन लाभ होगा। और यदि नौकरी के लिए आप प्रयासरत हैं तो किसी नौकरी के लिए आज बुलावा भी आ सकता है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपके आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति है जो बुध से इत्तिसाल कर रहा है, इसलिए नौकरी का योग बन रहा है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, लेकिन अगर आपकी उम्र 56 साल से ज़्यादा है तो घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। क्षमता के अनुसार ही किसी की मदद करें, माँ दुर्गा के मंत्रों का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं कि कुंडली में मंगल कमजोर है तो मंगलवार को गाय को क्या खिलाना चाहिए, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी ये भी बताइएगा, साथ ही मन बहुत व्यथित होता है जब हम गाय को इस तरीके से देखते हैं कि गंदगी में मुंह मारने के लिए वो बेबस है, परेशान है, इतनी कल्याणकारी है, इतनी परोपकारी है, इतने आप उनका महत्व और उपयोगिता बता रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है, कौन जिम्मेदार है, हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए बेटा हमारा सीधे सीधे शासक वर्ग जिम्मेदार है। इसके लिए सीधे सीधे हमारा शासक वर्ग जिम्मेदार है और कोई नहीं जिम्मेदार है। ये दुनिया की नीतियां बनाते हैं, दुनिया की बातें बनाते हैं, एक अध्यादेश क्यों नहीं लाते हैं? हाँ, कि गाय को नुकसान पहुंचाना राष्ट्रीय द्रोह होगा और गाय को नुकसान पहुंचाने वाले की कभी जमानत नहीं होगी और उसे आजीवन कारावास मिलेगा। और दूसरी बात, इनके पास इतनी सड़क बनाने के लिए पैसा है, इतना पुल बनाने के लिए पैसा है, इतना मतलब कि उल्टे सीधे काम करने के लिए, मुफ्त में गेहूं बांटने के लिए पैसा है। गौशाला के लिए, गौशाला के लिए हर मतलब कि शहर में, हर सिटी में, हर जगह गौशाला का क्यों निर्माण नहीं हो रहा है? और गौशाला में गऊओं को देख रेख पर मतलब कि सरकार क्यों नहीं खर्च कर रही है? इतना आप जीएसटी ले रहे हो, इतना आप इनकम टैक्स ले रहे हो, इतना आप नाना प्रकार के टैक्स ले रहे हो, पेट्रोल पर टैक्स ले रहे हो, डीजल पर टैक्स ले रहे हो, मतलब लूट रहे हो पूरी दुनिया को। और आप गाय के लिए क्या कर रहे हैं? गायों को आपने अनाथ छोड़ दिया है। गाय केवल आपके लिए वोट के लिए मुद्दा बन सकती हैं। तब आप गाय की बात करेंगे कि आपको चुनाव जीतना है, तब आप गाय की बात करेंगे, तब आप धर्म की बात करेंगे। लेकिन गाय के लिए आप क्या कर रहे हैं? गायें मतलब कि जो है प्लास्टिक चबाने के लिए मजबूर हैं। क्यों? अगर गौशाला हो जाए तो जितने भी धार्मिक लोग हैं, किसी को गौशाला चलाने की जरूरत नहीं है। धार्मिक लोग जा करके चारा खरीद करके, अगर वहां चारा बिकता है तो खरीद कर गायों की व्यवस्था कर देंगे। जानती हो,
परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज मलूक पीठाधीश्वर, ये जड़खोर नाम की एक जगह है वृंदावन में, जड़खोर, वहां 15,000 गायें हैं उनकी, और उनकी सेवा होती है। और ऐसा नहीं है दूध देने वाली गैया है, दूध बिकता है और गाय की सेवा होती है। कल्पना करो 15,000 गायों की सेवा होती है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर है तो शासक वर्ग जिम्मेदार है। और शासक वर्ग से इस बात से कोई मतलब नहीं, गाय वोट देगी नहीं, गाय वोट देगी नहीं, गाय वोट दिलवाती है, गाय वोट देगी नहीं, तो फिर गाय के लिए क्यों कुछ करना है? गाय के लिए कुछ नहीं करना है। पंडित जी, मंगल कमजोर है, कुंडली में अगर मंगल कमजोर है तो मंगलवार को मसूर की दाल पीसकर देसी घी में रोटी पकाकर गाय को खिलाएं। जिन लोगों की कुंडली में मंगल 12वें भाव में हो, ऐसे लोग रात में अचानक चौंक कर या डर कर उठ जाते हैं। ऐसे लोगों को हर रोज सुबह गौ माता की परिक्रमा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय उच्च राशि में है। आर्थिक और व्यय में, आर्थिक आमदनी और व्यय में आपका समन्वय बना रहेगा। ऑफिस में अपनी गलतियों को आपको स्वीकार करना चाहिए। घर में मेहमान आ सकते हैं। ब्लड प्रेशर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। ज्यादा चालाकी नुकसान कराएगी। भगवान गणेश को पीले फल और फूल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं राहु ग्रह की। कुंडली में अगर राहु ग्रह अशुभ प्रभाव डाल रहा है तो आपको गाय को क्या खिलाना चाहिए और कैसे गाय की सेवा करनी चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, राहु ग्रह को गौ सेवा से क्या शांत किया जा सकता है? देखिए, राहु ग्रह का जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट शरीर पर होता है ये वॉइस बॉक्स पे होता है। वॉइस बॉक्स समझ रहे हैं ना, कंठ पर। जिन लोगों का राहु बहुत ज्यादा खराब होता है, ऐसे लोगों को गले में कैंसर की बीमारी होती है। मतलब फूड पाइप जो है, खाना खाने वाली जो पाइप है जिससे खाना नीचे जाता है, उसी में कैंसर हो जाता है, उसी में क्लॉटिंग हो जाती है और फिर वो लाइलाज हो जाता है और बहुत से लोग उसमें मर भी जाते हैं। राहु ऐश्वर्य का ग्रह है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर कोई बहुत धनवान और संपन्न है तो आप उसकी कुंडली देख लीजिए, उसका राहु बहुत बढ़िया होगा। महर्षि पाराशर कहते हैं, शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि को दुखदाता ग्रह के रूप में अध्ययन किया जाता है और राहु को वैभवशाली ग्रह के रूप में अध्ययन किया जाता है। लेकिन राहु के साथ एक बात ज्योतिष में और है कि यद्यद भावगते राहु केतुश्च जनने नृणाम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेधलम। कुछ शास्त्र कहते हैं कि वृषभ राशि का राहु उच्च का होता है, लेकिन कुछ ज्योतिषकार कहते हैं मिथुन का राहु उच्च का होता है। हमने अपने जीवन में जो अनुभव किया है 40-50 सालों में, उसमें हमने पाया है कि राहु मिथुन का ही उच्च का होने पर ज्यादा प्रभावी होता है। उतना वृषभ का राहु नहीं फल देता है जितना मिथुन का राहु फल देता है। और कन्या राशि में राहु स्वगृही होता है और धनु राशि या वृश्चिक राशि में राहु हो जाए तो ये नीच का फल देता है और बहुत अशुभ फल देता है। लेकिन अगर किसी की कुंडली में नीच राशि में राहु बैठा हुआ है और वो उच्च के नवांश में है, तो आप मान के चलिए कि उसका बुरा फल नहीं होगा बल्कि अच्छा ही फल होगा। तो पहली बात तो कुंडली में अगर राहु खराब होगा, राहु लग्न में होगा तो बीमारियां देगा, राहु द्वितीय भाव में होगा तो
वाणी आपकी कर्कश हो जाएगी, जहरीली बात आप बोलेंगे, धन संचय नहीं कर पाएंगे। तृतीय भाव का राहु होगा तो भाई बहनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, भाई बहन परेशान होंगे, लेकिन आप पराक्रमी रहेंगे, आप कर्मठ रहेंगे। चौथे भाव में राहु होगा तो आपकी माता का सेहत में गिरावट आएगी। पांचवें भाव का राहु होगा तो संतान सुख में कमी आएगी। छठवें भाव का राहु होगा तो आप निरोग रहेंगे, राजा की तरह रहेंगे, शत्रुहंता आपका योग बनेगा। सातवें घर का राहु हो तो वैवाहिक जीवन में उथल पुथल लाएगा। आठवें घर का राहु हो तो भूत प्रेत की बाधा होगी, और बवासीर, पाइल्स, भगंदर ये जैसे रोग हो सकते हैं। नौवें भाव का राहु होगा तो आप नशेड़ी हो सकते हैं, आप ड्रग एडिक्ट हो सकते हैं, आपके अंदर कोई बुरा व्यसन हो सकता है। 10वें भाव का राहु होगा तो पिता का जीवन संघर्षमय होगा। एकादश भाव का राहु होगा तो आप राजा होंगे, बादशाह होंगे। 12वें भाव का राहु होगा तो आपका पैसा मुकदमे पर खर्चा होगा, आपका पैसा भूत प्रेत तंत्र मंत्र पर खर्चा होगा, आपका पैसा जादू टोना वाले लेके जाएंगे। तो ये सब राहु के प्रभाव हैं। तो हर रोज दोपहर में 12 बजे 7 तरह का अनाज पीस करके उसकी रोटी और जौ और ज्वार मिला करके उसकी रोटी अगर गाय को खिलाई जाए और गौशाला में किसी एक गाय की सेवा की जिम्मेदारी उठा ली जाए तो राहु का अशुभ प्रभाव ठीक हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो गाय की महत्व को लेकर, उपयोगिता को लेकर आगे भी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अब बात करते हैं सिंह राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। चलिए, आपके राशि में केतु महाराज विराजमान हैं और जहां तक आपके खर्च की बात है तो चंद्रमा आपके व्यय भाव का स्वामी है और इस समय वो 10वें भाव में बैठा हुआ है और अपनी उच्च राशि में है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो सूर्य के साथ चतुर्थ दशम की स्थिति में है। धार्मिक यात्रा पर आपका पैसा खर्च हो सकता है तो कोई बुरी बात नहीं। ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जिम्मेदारी मिलते ही मत सोचने लगना कि मेरा इंक्रीमेंट नहीं हुआ और जिम्मेदारी बढ़ गई। अगर आपको काम करने का मौका मिलेगा तो उसका रिजल्ट भी आज नहीं तो कल मिलेगा। बिगड़े रिश्तों में सुधार हो सकता है। भाई के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। किसी नई योजना में निवेश करने से अभी बचिए। दुर्गा मंदिर में घी का दीप प्रज्वलित करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंडली में गुरु ग्रह अगर अशुभ फल डाल रहा है तो ऐसे में आपको गाय की कैसे सेवा करनी चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए कैसे करें सेवा। देखिए, बृहस्पति जो है ये जीवन और सुख का कारक ग्रह है। बृहस्पति किसका ग्रह है? जीवन और सुख का कारक ग्रह है। बृहस्पति के बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह। जिसके केंद्र में बृहस्पति बैठे हों उसका अगर दूसरा कोई ग्रह खराब भी हो तो क्या बिगाड़ लेगा। जैसे बृहस्पति अगर लग्न में बैठ जाए तो उसकी पूरी दृष्टि आपके पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पर होगी। आपका शैक्षणिक जीवन, आपका संतान भाव, आपका उपासना, आपकी आस्तिकता, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका भाग्य और आपकी आयु, इतनी चीजें तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। बृहस्पति केवल तृतीय भाव में, अगर मेष लग्न के अलावा कोई लग्न है और तृतीय भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति अकारण बेचारा किसी से कोई मतलब भी ना रखे तब भी लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं। अकारण, जिनको जानता भी नहीं है वो लोग भी उसका विरोध करेंगे। और जहां भी पैसा इन्वेस्ट करेगा बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, वहीं उसका पैसा फंस जाएगा। ऐसा आदमी पूरे जीवन बेवजह के संघर्षों में मरता है। अगर कुछ ऐसा आपके साथ भी है और गुरु अशुभ फल दे रहा है तो सिर्फ गौवंश के दर्शन कर लेने से गुरु ग्रह का दोष दूर होता है। ऐसे लोगों को गुरु ग्रह को बल देने के लिए गाय के बाड़े या गौशाला में कुछ समय
हर रोज या हफ्ते में एक बार जरूर जाना चाहिए। गाय गैया मैया की सेवा करनी चाहिए और गाय के प्रति अपने मन में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट रखना चाहिए, एक बहुत अच्छा दृष्टिकोण रखना चाहिए। उन्हें जैसे अपने हृदय की धड़कन की तरह मानना चाहिए। और देसी गायों की सेवा अगर होती रहे, और केवल गाय की सेवा नहीं, गौवंश की भी अगर सेवा करें, गाय के बछड़े की भी सेवा करें, सांड को भी अगर आप खिला पिला रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। किसी माता को आप सोने का मुकुट पहना दें और उसके बेटे को फांसी पर चढ़ा दें तो क्या उस मां का आशीर्वाद आपको मिलेगा? क्योंकि मां सबसे ज्यादा प्यार तो अपने बेटे को करती है। तो वैसे जब गौ माता हैं तो उनका जो बछड़ा है, उनके बछड़े से जो युवा होकर के सांड बना हुआ है, बैल बना हुआ है, अगर आप उसकी देखभाल नहीं करेंगे, उसके साथ अत्याचार होगा, उसके साथ निर्दयता का व्यवहार होगा, तो क्या गैया मैया आपके ऊपर खुश हो जाएंगी? इसलिए संपूर्ण गौवंश की रक्षा होनी चाहिए और संपूर्ण गौवंश के प्रति हमारा अच्छा दृष्टिकोण होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर शनि अशुभ है और गौ सेवा से आप शनि जो अशुभ है उसको शुभ की तरफ ले जा सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे कि गौ सेवा के जरिए कैसे आप उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त है कन्या राशि के राशिफल को जानने का। कैसी रहेगी कन्या राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। आपका लग्नेश और धनेश दोनों शत्रु स्थान में आज हैं। इसका मतलब कारोबार में धन हानि हो सकती है। सोच समझकर कोई डील करिए, कोई डिसीजन लीजिए। और नौकरी करते हैं तो अनचाहा ट्रांसफर होगा। जहां आप नहीं चाहते हैं वहां भी जाना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात केवल एक है कि यदि आप वर हैं या कन्या, अगर विवाह के योग्य हैं तो विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। डाइजेशन और पाचन से जुड़ी समस्या आपको हो सकती है। किसी से धोखाधड़ी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जरूरतमंदों में कपड़े दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंडली में शनि अशुभ है, शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो, तो कैसे करनी चाहिए गाय की सेवा और कैसे करना चाहिए गाय से जुड़ा उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, शनि से तो हर कोई बहुत घबराता है, तो ये तो सबसे आसान है, गौ सेवा करिए और शनि को खुश कर दीजिए। एक रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने चौपाई लिखा है, बिनु भय होई न प्रीति, बोले राम सकोपि तब, भय बिनु होई न प्रीति। बिना भय की प्रीति नहीं होती है। उसी तरह से जो मनुष्य हैं, ये शनि के नाम पे बता दो तो दंड बैठक मारने पीपल के पेड़ से लेकर हनुमान मंदिर तक, शनि मंदिर से लेकर जगह जगह जाएंगे। लेकिन कह दो बुध खराब है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद्रमा खराब है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बृहस्पति भी खराब है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शनि भगवान का नाम आते ही नीचे से ऊपर तक लोग हिलने लगते हैं। इसीलिए लोग शनि का व्यापार भी, व्यापारीकरण भी करते हैं। दिव्या देखो, धर्म को उतना नुकसान अधर्मियों से नहीं है जितना नुकसान छद्म भेषधारी धार्मिक लोगों से धर्म को नुकसान है। समझ रही हो? जो लोग धर्म का चोला पहन करके, धार्मिकता का चोला पहन करके और धर्म की कतार में खड़े हैं, वो धर्म का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। जैसे हमारे यहां तो शनि मंदिर का कंसेप्ट ही नहीं था, लेकिन आज कोई ऐसा मंदिर ढूंढ के बता दो जिस मंदिर के सामने शनि देव न बैठे हों। ये क्यों बैठ गए? ये सिर्फ व्यापार के लिए कि वहां तेल चढ़ेगा, वहां पैसा आएगा। ये मतलब कि मंदिर की कमेटी या मंदिर के पुजारी का एक दिमाग है कि 1000-2000 का स्रोत मिल जाएगा। कोई इसके पीछे धार्मिक कारण नहीं है, कोई उनका शनि के प्रति लगाव नहीं है, कोई उनका शनि के प्रति प्रेम नहीं चुकर रहा है। केवल उनका व्यापार बुद्धि है कि कैसे पैसा आएगा। पूजा करना भी व्यर्थ है।
नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं पूजा करना व्यर्थ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, कथा है कि शनिदेव ने गणेश जी को जब देखा था तो गणेश जी का सर धड़ से उड़ गया था शनि की दृष्टि से। और रामायण की भी कथा में आता है कि उलट पुलट कपि लंका जारी, कूद पड़े पुण्य सिंधु मझारी। हनुमान जी ने जब लंका को जलाया तो सोने की लंका थी, वो जल ही नहीं रही थी। ठीक है, तो शनि को उल्टा करके बांध दिया था रावण ने, और जाकर के हनुमान जी ने शनि को उल्टा करके लंका की तरफ आंख कर दिया, जिससे उसकी दृष्टि से मतलब कि लंका जलने लगी, राख होने लगी। तो कहने का आशय यह है कि शनि की दृष्टि के सामने अगर आप जाकर खड़े होकर पूजा कर रहे हैं तो क्या आपका सर्वनाश नहीं होगा? जानती हो सबसे बड़ा शनि का स्थान भारतवर्ष में कहाँ है? शनि सिंगणापुर। वहां का महात्मा आज भी यह है कि किसी घर में चौखट और दरवाजा नहीं होता है। मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूं, किसी घर में न चौखट होता है न दरवाजा होता है। यहाँ तक कि जो बैंक हैं, बैंकों में भी चौखट दरवाजा नहीं है, दुकानों में भी चौखट दरवाजा नहीं है, और फिर भी चोरी नहीं होता। चोरी होती है तो आदमी 3 किलोमीटर के रेंज में ही घूम घूम के अंधा होकर चला आता है। ये भारत में एक दर्शनीय स्थल है जहां आप जाकर ये देख सकते हैं कि बिना चौखट और दरवाजे के भी कैसे मतलब कि वहां के लोग निवास करते हैं। और वहां भी केवल पत्थर की 2 शिलाएं खड़ी हैं शनिदेव के रूप में, कोई मूर्ति नहीं, कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं। मैं शनि पूजा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जिस तरह से ये लोग मूर्ति बना करके और शनिदेव की आंखें बना करके और लोगों को दर्शन करवा रहे हैं, इससे लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। मतलब शनि भगवान कुछ नहीं है, शिला ही है जो है। शनि भगवान के सामने हमें नहीं जाना चाहिए, उनकी दृष्टि से हमें बचना चाहिए। उनकी दृष्टि झेलने की सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है। और तो और हमारे जो पुराने मंदिर हैं, 40 साल 50 साल के पुराने मंदिर हैं, उसमें ले जाकर के चाहे पुजारी की मर्जी होती हो, चाहे प्रबंधक कमेटी की मर्जी होती हो, उसमें एक कोने में जो है साईं बाबा को बैठा दे रहे हैं। ये क्या है भाई? राम कृष्ण के साथ आप साईं बाबा को बैठा रहे हैं। साईं बाबा का आप अगर आदर करते हैं, चलो मैं भी आदर करता हूं, आप उनके लिए एक मंदिर बनवाइए, साईं बाबा को एक अलग मंदिर में बैठाइए। आप हमारे राम कृष्ण शिव और दुर्गा के साथ बैठाएंगे, मतलब कर रहे हैं नुकसान कि नहीं कर रहे हैं लोग सनातन धर्म का? जी, जो इस तरह से कर रहे हैं नुकसान कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। केवल इसलिए कि एक मूर्ति और लग जाएगी तो वहां भी कुछ चढ़ावा चढ़ेगा, ये गलत है। तो कहने का मतलब है कि कुंडली में अगर शनि अशुभ स्थिति में होगा तो नुकसान तो करेगा ही। शनि की 7.5 चल रही हो या ढैया चल रही हो, जैसे इस समय सिंह राशि और धनु राशि पर ढैया चल रही है, इस समय कुंभ मीन और मेष राशि पर 7.5 चल रही है, तो ये लोग थोड़ा परेशान हैं। काले तिल या उड़द की दाल पीसकर गेहूं के आटे में मिलाकर गाय को खिलाइए। गाय के खुर के नीचे की मिट्टी लेकर उससे अपने माथे पर तिलक करिए। ऐसा करने से शनि की बाधा भी दूर होगी और धीरे धीरे भाग्य का साथ भी मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए इसी के साथ अब जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा। तुला राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी इस समय कुंभ राशि में 5म भाव में बुध राहु सूर्य मंगल के साथ गोचर कर रहा है। ऐसे में रुका हुआ धन वापस मिलने की पूरी संभावना बनी है। नौकरी में प्रमोशन का भी योग बन रहा है। पारिवारिक विवाद खत्म हो सकता है। चोट लगने की संभावना है। किसी नई योजना में निवेश से बचें। कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए हल्का हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी कुंडली में बुध अशुभ स्थिति में है और व्यक्ति को विपरीत प्रभाव दे रहा है, तो ऐसे में आपको गाय की कैसे सेवा करनी चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, बुध को कैसे प्रभावित किया जाए गौ सेवा? कुंडली में बुध ग्रह जो है ग्रहों में राजकुमार माना जाता है, और जब ये अशुभ स्थिति में होता है तो इसके 2-3 लक्षण तो होते हैं। पहली बात तो आदमी स्पष्ट बोल नहीं पाता है, तुतलाता है, हकलाता है,
और पढ़ा हुआ विषय भूल जाता है। ये अशुभ बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था, बुध बुद्धि का कारक ग्रह है और बुद्धि का कारक ग्रह अगर खराब होगा तो ये सब चीजें होंगी और व्यक्ति को विपरीत प्रभाव जीवन में मिलेगा। तो ऐसे लोग अगर गाय को हरी पत्तेदार सब्जियां खिलाएं, और मैं तो कहता हूं अगर आप शहर में रहते हैं तो कुछ मत करिए, एक पालक खरीद लीजिए, एक लौकी खरीद लीजिए और हो सके तो खीरा खरीद लीजिए और उसको चाकू से छोटा छोटा काट लीजिए और काट करके किसी स्टील की थाली में रख करके और जाइए गैया मैया के सामने रख दीजिए। जब गैया मैया पूरा खा लें तो अपनी थाली लेके चले आइए। अब बड़े आदमी मत बनिएगा कि उसको प्लास्टिक के एक थैला में ले जा करके गाय को खिला दीजिए, मतलब गाय लालच में प्लास्टिक भी खा लेगी तो जितना आपने पुण्य किया उतना पाप भी लग जाएगा। और गाय जिस बर्तन में आपके खा लेगी वो बर्तन आपके घर में जब आएगा तो आपके घर में एक तरह से समझिए लक्ष्मी ही आएंगी। तो इसलिए जिन लोगों का बुद्ध खराब है, जिन लोगों की मेमोरी पावर कमजोर है, जो लोग बात करने में आत्मविश्वास खो देते हैं, या जिन लोगों को हर समय चर्म रोग से परेशानी है, ऐसे लोग अगर बुधवार के दिन लौकी, खीरा, पालक, पत्ता गोभी ये सब सब्जियां काट करके और किसी थाली में रख करके गौ माता को श्रद्धापूर्वक खिलाएं और खाते तक वहां खड़े रहें, बाद में अपनी थाली लेकर आएं। आप विश्वास करिए निश्चित रूप से ये उपाय 17 बुधवार अगर कर दिया जाएगा तो आपको लाभ दिखेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है, लेकिन अभी वो अस्त ही पड़ा हुआ है। तो आपके व्यय भाव का स्वामी भी शुक्र वही है, इसका मतलब बीमारी पर पैसा खर्च होगा। ऑफिस में आपको अपना काम दूसरों के भरोसे पर नहीं छोड़ना चाहिए। लंबे समय बाद कुछ अपने लोगों से आपकी मुलाकात होगी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए खान पान अच्छा रखें, व्यर्थ का वाद विवाद न करें। विद्यार्थियों में शिक्षा से जुड़ा सामान बांटें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो लगातार हम बात कर रहे हैं कि गौ सेवा के जरिए 9 ग्रहों को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, अशुभ को कैसे शुभ में तब्दील किया जा सकता है। तो चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं, कुंडली में केतु अशुभ है तो गाय को क्या खिलाना चाहिए और कैसे सेवा करनी चाहिए। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, केतु को किस तरीके से प्रभावित किया जा सकता है गौ सेवा के जरिए। जन्म कुंडली में केतु अगर अशुभ है तो 2 रंग वाले खाद्य पदार्थ या सफेद काले तिल गुड़ में मिला करके संध्या के समय गाय को खिलाने से केतु कभी भी परेशान नहीं करता है। केतु ग्रह के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि बुरा ही है, क्योंकि केतु अगर व्यय भाव में बैठेगा और अच्छी स्थिति में होगा तो ये मोक्ष भी देता है। केतु लग्न में बैठेगा तो बुरा है, केतु पंचम में बैठेगा तो संतान कष्ट देगा, केतु नवम में बैठेगा तो भाग्य को रोकेगा। लेकिन केतु छठे भाव में हो, तीसरे भाव में हो, व्यय भाव में हो, आय भाव में हो तो केतु का फल उतना बुरा नहीं होगा जितना लोग समझते हैं। तो इसलिए केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए काला तिल और सफेद तिल दोनों गुड़ में मिला करके अगर वो गुड़ का लड्डू गायों को खिलाया जाए या गौशाले में जाकर के 10-20 गायों में खिलाया जाए और ये उपाय हर शनिवार को किया जाए तो कुंडली में केतु, जिन लोगों को ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम या जिनके ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई है, तो ऐसे लोगों को जिनके दिमाग से संबंधित बीमारी है, अगर केतु का उपाय करें तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो केतु ग्रह को तो आप गौ सेवा के जरिए शांत कर सकते हैं, लेकिन क्या कुंडली में बैठा शुक्र ग्रह अगर आपको अशुभ फल दे रहा है तो ऐसे में आपको गाय को क्या खिलाना चाहिए, वो भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी वो भी बताइए। देखो, शुक्र अशुभ फल देता है तो 4 चीजें होती हैं। पहला चीज ये होता है कि शुक्र जो है ये वैभव विलासिता का ग्रह है। ऐसे जातक के जीवन में वैभव विलासिता नहीं रहती। दूसरी बात, अगर शुक्र खराब होगा तो दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होगा। तीसरी बात, अगर महिला की कुंडली में शुक्र खराब होगा तो एक तो उसका दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं होगा, दूसरे अगर शुक्र अस्त होगा तो उसके अंडे नहीं निकलेंगे जिससे वो गर्भधारण नहीं कर पाएगी। पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र अस्त होगा तो उसका स्पर्म काउंट 0 होगा और वो गर्भ धारण कराने की क्षमता में नहीं होगा। शुक्र अगर डेबिल होगा, नीच का होगा, नीच नवांशक में होगा तो ऐसा आदमी वैभव से बहुत दूर रहेगा और जिंदगी भर मजदूर की तरह जिंदगी जी करके किसी तरह अपने आप को आगे बढ़ाएगा। तो शुक्र ग्रह अगर विपरीत प्रभाव दे रहा है तो सुबह सूर्योदय के समय या रात में जब गाय जुगाली कर रही हैं उस समय गाय को गुड़ खिलाएं। आपके घर के सामने अगर गाय आ जाएं तो उसे कुछ खाने के लिए जरूर दें। और आप एक बात आजमा कर देखिए, अगर आप गाय को रेगुलर एक समय पर रोटी गुड़ कुछ देना अपने घर शुरू करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं घड़ी के टाइम से उतने बज के उतने मिनट पर रोज गैया मैया आपके दरवाजे पर होंगी। अरे यार, कलयुग में भी अगर गाय रोज आपके घर के सामने दर्शन दे तो आपसे बड़ा भाग्यशाली कौन है। ये रुपया, ये पैसा, ये घर, ये मकान कुछ जाएगा साथ में क्या, सब यहीं छूटेगा। और ये गैया मैया का जो दर्शन होगा यही साथ जाएगा। करो ना ये उपाय गाय वाला। हमने तो अयोध्या में एक ऐसी गाय का दर्शन किया है, आप भी जाइएगा तो पता लगाइएगा। वो 108 बार नित्य राम मंदिर की परिक्रमा करती हैं तब वो कुछ खाना शुरू करती हैं। अयोध्या में एक ऐसी गाय है जो राम मंदिर की 108 परिक्रमा करने के बाद खाती पीती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए जल्दी से बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर ये कहता है भाई कि बृहस्पति मिथुन राशि में बैठकर आपके राशि को जब देख रहा है पूर्ण दृष्टि से तो पैतृक संपत्ति मिलने का योग बन रहा है और आपकी क्रिएटिविटी की तारीफ भी होगी। भाई से पुराने विवाद भी खत्म होंगे और आंखों से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल ना करें, चाहे वो अपने घर के हों चाहे बाहर के हों। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ बात मकर राशि के राशिफल को जानने की, तो जानते हैं मकर राशि वालों का आज का पूरा दिन कैसा रहेगा उनका आज का पूरे दिन का भाग्य। मकर राशि का स्वामी शनि तृतीय भाव में गोचर कर रहा है और धन भाव का स्वामी मंगल, उससे धन भाव का स्वामी भी शनि है और शनि से 12वां उसका धन भाव है। तो कारोबारी पार्टनर धन लाभ कराएंगे। नौकरी में बदलाव के लिए दिन अच्छा है। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। घुटनों का दर्द परेशान कर सकता है। उधार दिया हुआ पैसा फंस सकता है। सूर्य देव को जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी कुंभ राशि के राशिफल की, तो जानते हैं कुंभ राशि का राशिफल आज क्या कहता है। कुंभ राशि में इस समय 5 ग्रह हैं, पंचग्रही योग चल रहा है और बुध, शुक्र, राहु, सूर्य, मंगल, ये पंचग्रही योग है और द्वितीय भाव में शनि है। ऐसे में आमदनी बढ़ने का योग और सेविंग करने का योग तो बन रहा है। ऑफिस में सहकर्मियों का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ घूमने जा सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। जल्दबाजी में नौकरी न बदलें। जरूरतमंदों में दवाइयां दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी मीन राशि के राशिफल की, तो चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है।
मीन राशि में शनिदेव की स्थिति है। शनिदेव एकादश के स्वामी भी हैं, द्वादश के भी स्वामी हैं। आत्मविश्वास अगर आपका है तो धन लाभ होगा। ऑफिस में रुके हुए काम आपको जल्दी निपटाना चाहिए। परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। मन शांत रखें, सेहत भी अच्छी रहेगी। किसी भी काम में आलस्य बिल्कुल ना करें। गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए चॉकलेटी है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत कम समय है, ब्रेक लेने का समय हो रहा है, लेकिन बस जाते जाते एक महा उपाय की क्या बिना कुंडली देखे गाय को चारा खिलाया जा सकता है? बिल्कुल खिलाया जा सकता है। आप कुंडली जानते हो न जानते हो, अपनी राशि जानते हो या न जानते हो, यदि आप गैया मैया की सेवा कर रहे हैं तो आप अपना ये जन्म और अगला जन्म दोनों बना रहे हैं। आपका ये लोक और परलोक दोनों सुधरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने सबसे स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए आप पंडित जी से जानते हैं कि नौकरी पेशा लोगों को अपने वर्क टेबल और वास्तु से जुड़ी किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, इसका भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है क्या? वर्क टेबल पर क्या चीज रखी है? बिल्कुल, वास्तु का बहुत असर पड़ता है। आपके रहन सहन और आपके रहन सहन के तरीके का आपके व्यक्तित्व पर और आपके कर्म पर सीधा असर पड़ता है। अच्छा। आपके वेशभूषा का, आपके रहन सहन का असर आपके जीवन पर पड़ता है। और जो ये समझ गया वो मतलब इस जीवन में सबसे ज्यादा सफल है, और जिसने इस बात को नहीं समझा वो जिंदगी में ठोकर खाने के लिए मजबूर है, और ठोकर खाएगा अपने गलतियों से, और दोष देगा भगवान को, दोष देगा किस्मत को। मतलब जानबूझ के गलती अपने करेगा और कहेगा कि अरे भगवान साथ नहीं दे रहा है, भगवान निष्ठुर हो गया है, किस्मत साथ नहीं दे रही, इसमें बुरा समय चल रहा है। अरे तुम अपना कर्म भी तो देखो कि रविवार के दिन काला कपड़ा पहन के घूम रहे हो, मंगलवार के दिन काला कपड़ा पहन के घूम रहे हो। तुम तो अनर्थ का मूल खुद बने हुए हो। अपने ऑफिस को एकदम गंदगी से भर करके रख दिए हो। टेबल पर पूरा कबाड़ रख लिए हो। देखो ना, तो कहने का मतलब गोल आकार की टेबल नौकरी पेशा लोगों के लिए या काम करने के लिए ठीक नहीं मानी जाती है। ऑफिस और घर की वर्किंग टेबल पर छोटे छोटे क्रिस्टल रखने चाहिए। इससे आपको कई अवसर प्राप्त होंगे। और यदि वर्किंग टेबल है और आप व्यवसाय करते हैं तो एक आपको क्रिस्टल बॉल रखना चाहिए जो स्टैंड में हो। उसको अगर आप टेबल पर बैठते ही 4-5 बार क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो आपका बिजनेस रूटीन में हर समय बना रहेगा। कंप्यूटर, टेलीफोन जैसे सामान हमेशा आपको साउथ ईस्ट के कोने में टेबल पर रखना चाहिए। और आपको अपने काम करने वाली जगह पर पौधे लगाने का अगर शौक है तो हमेशा साउथ ईस्ट का ही चयन करिएगा जगह के लिए। आपकी वर्किंग टेबल लकड़ी की होगी तो इसका बहुत लाभ आपको मिलेगा, लेकिन लकड़ी बबूल की नहीं होनी चाहिए। लकड़ी शीशम की होनी चाहिए, सागौन की होनी चाहिए, चीड़ की होनी चाहिए, ये सब लकड़ी होनी चाहिए। कांच के भी टेबल का प्रयोग किया जा सकता है। आप जिस भी कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं वो टूटी हुई या किसी प्रकार से बैक सपोर्ट जिसमें ना हो ऐसी कुर्सी नहीं होनी चाहिए। और कुर्सी का बैक सपोर्ट आपके कंधों से ऊंचा हो तो ये बहुत अच्छा होता है। इन सब बातों पर ध्यान दीजिए। जिस स्थान में बैठकर आप काम कर रहे हैं वहां खाना पीना ना खाएं। साफ सफाई का ध्यान रखें। अपनी टेबल पर आप जिसकी भी पूजा करते हैं उनकी तस्वीर या मूर्ति रख सकते हैं। तरक्की के लिए कछुए का 100 पीस रखना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका, और उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ हाजिर हो जाएंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।